आगे देखिए, संस्कृति एवं सभ्यता दोनों के बारे में जो है वो बताया गया है और दोनों के बीच में क्या अंतर है ये भी बताया गया है। तो देखें, संस्कृति एवं सभ्यता दोनों शब्द प्राय पर्याय हैं, ठीक है, एक दूसरे के ही हैं, मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। क्या पर्याय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, फिर भी दोनों का अर्थ अलग अलग है। भाई एक ही पर्याय में होता है, लोगों को लगता है कि सभ्यता और संस्कृति एक ही है, लेकिन दोनों का पर्याय थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। वो चीज हम अभी क्लियर कर लेते हैं। क्या संस्कृति क्या है बच्चों? मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार कर्म क्षेत्र में जो सर्जन करता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को संस्कृति कहते हैं। अब यही अर्थ जो है वो सभ्यता में देखिए कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति साधनों का जिस ढंग से प्रयोग करता है वो क्या कहलाता है? वो सभ्यता कहलाती है। दोनों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। एक में जो है वो विचार करके अपने कर्मों के माध्यम से कुछ चीजें जो है वो खुद सृजन करता है, खुद बनाता है, वो क्या है? वो संस्कृति है। और सभ्यता के अंदर प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को वो क्या करता है? इस्तेमाल करता है, और जिस ढंग से वो उसे इस्तेमाल करता है वही क्या है बच्चों? सभ्यता है। आगे देखिए, संस्कृति का संबंध बंधन व आंतरिक वस्तुओं से है। संस्कृति का संबंध किससे है? बंधन व संबंध जो है वो आंतरिक वस्तुओं से, अंदर की जो वस्तुएं होती हैं, आंतरिक हमारे वैचारिक जो वस्तुएं, जो मन के अंदर जो आने वाली भावनाएं हैं उनसे है। और सभ्यता का संबंध सुख सुविधा व बाहरी वस्तुओं से है। मतलब एक का संबंध इंटरनल है, हमारे माइंड से, हमारे हार्ट से, और एक का संबंध जो है वो हमारे बॉडी से है, भौतिक सुख। कि भौतिक सुख जो है वो मनुष्य को चाहिए होता है। ये सदैव प्रगति नहीं करती हैं। संस्कृति, ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा से जो है वो प्रगति नहीं करती है। कभी कभार जो है वो इनकी प्रगति रुक भी जाती है या खत्म भी हो जाती है। जैसे बात करें अगर यूनान की, मिस्र की बात करें, अगर चीन की जो संस्कृति है वो बात करें, अगर क्या कहते हैं मेसोपोटामिया की, तो ये सारी संस्कृतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं विलोपित हो चुकी हैं। और सभ्यता सदैव प्रगति करती रहती है, सदैव जो है वो चलती रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये फर्क, ये अंतर जो है वो आपको समझ लेना बड़ा ही आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ हम। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, संस्कृति और विरासत। विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। जो संस्कृति हम पूर्वजों से प्राप्त करते हैं उसे सांस्कृतिक विरासत या विरासत कई स्तरों में विद्यमान होती है। ध्यान रखिएगा कि सांस्कृतिक विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। जो संस्कृति हम अपने पूर्वजों से, मतलब अपने दादा परदादा से, अपने जो पूर्वज होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनसे जो प्राप्त करते हैं उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। और यह विरासत कई स्तरों पर विद्यमान होती है। कई इसके जो वॉल्यूम होते हैं, स्तर जो होते हैं, कई प्रकार से बटे हुए होते हैं। आगे देखिए, विरासत की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण सहायक सिद्ध होंगे। विश्व धरोहर की सूची में भारत के निम्नलिखित स्थानों को शामिल किया जाता है। मतलब मैंने आपको बताया ना अभी, यूनेस्को जो है वो जितनी भी भारत के अंदर या विश्व के अंदर अलग अलग जो विरासत जो वाले जो स्थल हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, और उसी को बोलते हैं विश्व धरोहर की सूची। और इस विश्व धरोहर की सूची में जो है वो भारत के कई ऐसे जगह हैं जो शामिल किए गए हैं। अब उन जगहों के हम नाम देख लेते हैं और कौन कौन सी वो जगह हैं वो स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, आगरा का लाल किला, रेड फोर्ट जो आगरा के अंदर है वो यूनेस्को की विश्व की जो धरोहर सूची है उसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है और 1983 के अंदर जो है वो इसे इस सूची में शामिल किया गया था। आगे देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के अंदर, और 1983 में ही जो है वो इसे भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर 1983 में शामिल किया गया। ताजमहल आगरा में, कहां पर बच्चों? ताजमहल आगरा में, उत्तर प्रदेश, 1983 में। और अभी अभी ताजमहल के बारे में आपको जो है वो मैंने एक जानकारी दी थी कि विश्व के 7 आश्चर्यों में, द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, उसके अंदर ताजमहल जो है वो भी आता है। आगे बढ़ेंगे, महाबलीपुरम का स्मारक कहां है? ये तमिलनाडु के अंदर।
और कब, अगले ही साल जो है 1984 में इसे भी इस सूची में शामिल किया गया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसे जो है वो आपको याद करने होंगे, जैसे सूर्य मंदिर कोणार्क, कहां पर, ओडिशा में, 1984 में इसे भी शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, असम के अंदर, इसे 1958 में जो है वो शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बड़ा ही फेमस उद्यान है बच्चों, और क्यों फेमस है उसके लिए बता देता हूं। गेंडा एक पशु होता है जिसे राइनोसोरस कहा जाता है, आपने देखा होगा उसके नाक के ऊपर जो है वो एक सींग होता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गेंडों के संरक्षण के लिए, राइनोसोरस को प्रोटेक्शन देने के लिए जो है वो विशेषता बहुत ज्यादा फेमस है, और इसी वजह से इसे जो है वो फेम मिला। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो असम में है, और 1958 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही कुछ और नाम है हमारे पास में। देखिए, ये देखिए, केला देवी नेशनल पार्क कहां, राजस्थान में। और अगर राजस्थान में भी आपसे पूछे तो कहां, तो केला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है, वो है करौली में। कहां पर है बच्चों, वो है करौली में, राजस्थान में। और 1958 में इसे जो है वो इस सूची में शामिल किया गया था। मानस अभ्यारण्य ये भी असम में है, और इसे 1985 में जो है वो इस सूची में शामिल किया गया था। गोवा के चर्च, गोवा जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी, वहां पर जो है वो ईसाई धर्म के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं, और गोवा के जो चर्च हैं वो कहां, 1986 में जो है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए हैं। फतेहपुर सीकरी ये उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी, इसे बसाने वाले व्यक्ति का नाम था अकबर महान, मुगल वंश के सबसे महान शासकों में से एक बंदा जिसने फतेहपुर सीकरी जो है वो बसाया था, और उत्तर प्रदेश में। और इसे भी 1986 में जो है वो क्या किया गया था बच्चों, इसे भी इस विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। आगे कुछ और नाम है। हम्पी के अवशेष व स्मारक कहां है, कर्नाटका में, सेम ईयर रहेगा। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, 1986 सेम ईयर रहेगा। उसके बाद में देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं कहां पे, महाराष्ट्र में, 1987 में इसे शामिल किया गया। चोल मंदिर कहां है, तमिलनाडु में, 1987 में इसे भी जो है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। आगे देखिए बच्चों, पट्टाडकल के स्मारक कहां है, कर्नाटक में, 1987 में। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, जहां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां बनता है, सुंदरवन में। कहां बनता है, सुंदरवन में। और ये कहां है, तो ये है पश्चिम बंगाल में, सेम ईयर इसे भी जो है वो इसमें शामिल किया गया था। आगे देखिए, नंदा देवी और फूलों की घाटी ये कहां पड़ती है, उत्तराखंड के अंदर, और इसे भी जो है वो सेम ईयर 1987 में जो है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। सांची का स्तूप, अशोक के कार्यकाल में सांची का स्तूप जो है वो बनाया गया था, मध्य प्रदेश के अंदर ये पड़ता है, और 1989 में इसे इस सूची में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा, ध्यान रखिएगा, कहां है, दिल्ली के अंदर, 1993 में इसे क्या किया गया, 1993 में जो है वो इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया बच्चों। आगे देखिए, कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में है, गुलाम वंश के द्वारा बनाया गया यह मीनार, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो बनवाया था बच्चों, ठीक है, और ये दिल्ली के अंदर स्थित है। इसे भी 1993 में जो है वो क्या किया गया था, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। माउंट रेलवे नीलगिरी कहां, तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने जितने भी नाम पढ़े वो नाम या तो कहीं ना कहीं किसी उद्यान के या फिर इसके अलावा किसी मंदिर या स्मारक के हैं। ये पहला नाम जो है वो आपके सामने आया जो एक रेलवे स्टेशन का है, और ये नीलगिरी के अंदर तमिलनाडु में पड़ता है। बड़ा सुंदर रेलवे स्टेशन है ये, और इसे भी जो है वो 1999 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। आगे देखिए, बोध गया का महाबोधि मंदिर जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, कहां पड़ता है, बिहार, जिसे प्राचीन समय में मगध कहा जाता था। सन 2002 में इसे जो है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था बच्चों। चलिए इस जानकारी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी कुछ नाम और है हमारे सामने, इन नामों को जो है वो और अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए,
भीमबेटका की गुफाएं कहां? मध्य प्रदेश में। 2003 में इसे क्या किया गया? 2003 में इसे विश्व धरोहर की सूची में रखा गया। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान कहां? गुजरात में। 2004 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दूसरा रेलवे स्टेशन, अभी थोड़ी देर पहले एक रेलवे स्टेशन का नाम लिया था मैंने, याद आया आपको? नीलगिरी का, जो तमिलनाडु में पड़ता है। उसके अलावा एक और रेलवे स्टेशन का नाम आया हमारे सामने, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कहां? बंबई के अंदर। और ये 2004 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का लाल किला जो रेड फोर्ट है, ठीक है, किसने बनवाया? शाहजहां ने। मुगल वंश के महान शासकों में से एक शाहजहां ने जो है वो दिल्ली का लाल किला जो है वो बनवाया था, जिसके ऊपर 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो है वो राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री क्या लेते हैं? तिरंगे की सलामी लेते हैं। कब इसे शामिल किया गया? 2007 में जो है वो इसे शामिल किया गया बच्चों। आगे देखिए, जंतर मंतर जयपुर, अरे वाह, इसका नाम जो है वो आया राजस्थान के अंदर। जंतर मंतर जयपुर जो है वो 2010 में क्या किया गया? शामिल किया गया विश्व धरोहर की सूची में। यह क्या है? तो यह एक सौर वेधशाला है बच्चों। क्या है ये? सौर वेधशाला। समय और समय के परिमापों को बताने के लिए सवाई जय सिंह ने जो है वो इसका निर्माण जयपुर के अंदर करवाया था। चलिए बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या? पश्चिमी घाट, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का ये जो हिस्सा है पूरी तरह से 2012 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग, जी हां, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान, 2013 में इसे क्या किया गया? 2013 में इसे जो है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान, 2013 में इसे भी इस सूची में शामिल किया गया। आगे देखिए, कुछ नाम और बचे हैं हमारे पास। रणथंबोर किला राजस्थान, 2013 में। जैसलमेर किला, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे स्वर्ण दुर्ग कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? स्वर्ण दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान के अंदर है ये, और 2013 में इसे भी इस सूची में शामिल किया गया। आमेर का किला जयपुर के अंदर, आमेर का किला जयपुर के अंदर, जिसे सवाई जय सिंह ने जो है वो बनवाया था, राजस्थान के अंदर, इसे भी 2013 में जो है वो इस सूची में शामिल किया गया। गांगरोन का किला, ये भी राजस्थान के अंदर पड़ता है बच्चों, 2013 में इसे भी शामिल किया गया। रानी की बाव राजस्थान, 2014 में इसे शामिल किया गया। और आपको ये बता देना चाहता हूं, रानी की बाव, कुछ नाम या आपको जो है वो याद रख रहेंगे। रानी की बाव, इसका इस्तेमाल जो है वो भारतीय रुपयों के ऊपर किया जाता है। किसके ऊपर बच्चों? भारतीय रुपयों के ऊपर, यानी कि जो नोट होते हैं ना, उस नोट के ऊपर, एक के ऊपर जो है वो रानी की बाव की तस्वीर जो है वो बनाई हुई है। आगे देखिए, द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में जो है इसे 2014 में शामिल किया गया था। तो विभिन्न नाम आपके सामने आए, जिसमें कुछ रेलवे स्टेशन के भी नाम आए, कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के भी नाम आए, कुछ किले और कुछ स्मारकों के भी नाम आए। अब इसके अलावा एक नाम मैं आपको जो है वो और बताना चाहूंगा, जो है एक शहर का नाम। भारत का एकमात्र ऐसा शहर, पूरा का पूरा शहर, कौन सा? अहमदाबाद। कौन सा शहर बच्चों? अहमदाबाद। ठीक है, कब? 2019 के अंदर, ठीक है ना, कब? 2019 के अंदर। कहां पे है? गुजरात के अंदर। ये तो सोचने की बात नहीं है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। और 2019 के अंदर जो है इस पूरे शहर को, यानी कि शहर की एक एक वस्तु को जो है, एक एक स्मारक को जो है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है बच्चों। ठीक है, तो इसी जानकारी के साथ में जो है वो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक जो विरासत जो हमारे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के बारे में देखें कि गणित, खगोल, विद्या ज्योतिष, ये सारी चीजें, बौधायन, इनमें प्रमुख आते हैं आर्यभट्ट और भास्कराचार्य। ये वो नाम है जिन्होंने गणित, खगोल और ज्योतिष के क्षेत्र में काफी ज्यादा जो है वो तरक्की की। पुराने समय में जो आज के वैज्ञानिक हमें बता नहीं पाते, वो पुराने समय में जो है वो बिना किसी यंत्रों के ये वैज्ञानिकों ने, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिकों ने हमें ये सब कुछ जानकारी प्रदान कर दी थी। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में देखिए किन्होंने क्या किया? कणाद, वरामहिर। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने बहुत शानदार काम किया। रासायनिक क्षेत्र में देखिए नागार्जुना का नाम आता है। औषधीय क्षेत्रों में सुश्रुत और चरक का नाम आता है। देखिए, सुश्रुत विश्व के प्रथम
शल्य चिकित्सक। क्या बच्चों? शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक। अब शल्य चिकित्सक आप ऐसे नहीं समझ पाए तो समझें, सर्जन जो होते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, उनको बोला जाता है शल्य चिकित्सक। और सुश्रुत दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक थे बच्चों। आगे देखिए, यौगिक क्षेत्र में अगर किसी ने अपना योगदान दिया तो वो दिया पतंजलि ने, जिनका ग्रंथ क्या था? महाभाष्य। क्या था बच्चों? महाभाष्य। तो ऐसे करके जो है वो हमने जानकारी ली इसकी। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में, देखिए और आगे क्या लिखा हुआ है कि वास्तु संबंधित इन रचनाओं, इमारतों, सिर्फ कृतियों के अलावा बौद्धिक उपलब्धियां, दर्शन ज्ञान के ग्रंथ, वैज्ञानिक आविष्कार और खोज भारतीय विरासत का हिस्सा है। हम सिर्फ दर्शन की बात नहीं करते हैं या सिर्फ रचनाएं करके हमने छोड़ी नहीं है, इसके अलावा हमारे पास में साइंस से संबंधित, विज्ञान से संबंधित भी हर एक चीज का हिस्सा जो है वो परिपूर्णता से भरा पड़ा है। जरूरत है उसे समझने की और जरूरत है उसे संजो के रखने की। ठीक है बच्चों, इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति व विरासत हमें एक दूसरे से बांधे रखेगी, जैसे भारतीय साहित्य और धर्म ग्रंथ, वेद, गीता, योग आदि ने सभ्यता की उन्नति और ज्ञान की क्रिया व व्यवहार अभ्यास की सभ्यता परिपूर्वक रूप से देकर योगदान की है, वैसे ही हमारी संस्कृति और विरासत को बचाने का जो कार्य है वो भी हमें खुद ही करना होगा। तो संस्कृति और सभ्यता को और विरासत को जो है वो हमेशा बचा कर रखिए, संजो कर रखिए और हमेशा इसके ऊपर जो है वो गर्व करते रहिए बच्चों। यही आज का संदेश रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे जो भी हमारे पास चैप्टर होगा उसके साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।